We will see about red cell structure and its metabolic pathways. So, red cell has cell membrane and cytoplasm. Its diameter is 8 micrometer. Single journey throughout the body takes 20 seconds. रेड सेल जो होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, सारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। उसमें एक सिंगल जर्नी जो होता है उसको कितना टाइम लगता है 20 सेकेंड्स। इसी तरह उसकी जो टोटल जर्नी यानी कि उसका रेड सेल का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ लाइफ स्पैन। तो 120 डेज़ में जैसे एक जर्नी में उसको 20 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो 120 डेज़ में कितना टाइम लगेगा, यानी कि 120 डेज़ में कितनी देर वो सर्कुलेट कर सकता है, बार बार सर्कुलेट करेगा। तो 480 किलोमीटर सर्कुलेट कर सकता है, जिसे हम कह सकते हैं 300 माइल्स, और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। शेप इसकी होती है बाइकनकेव डिस्क शेप। ए न्यूक्लिएट होता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और इसमें ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो रिस्पिरेटरी साइकिल हो रहा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रिस्पिरेटरी साइकिल नहीं होगा, सिट्रिक एसिड साइकिल भी नहीं होगा, जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, वो भी नहीं होगा। नो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ये भी नहीं होगी। ना ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो रेड सेल क्या करता है, एटीपी किस तरह जनरेट करता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं जो एनर्जी प्रोड्यूस कर दे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी ये जनरेट करता है बाय ग्लाइकोलिटिक पाथवे, जिसे हम कहते हैं एम्डन मेयरहोफ पाथवे, और ये होता है एनएरोबिक पाथवे होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन को यूज़ किए बगैर एटीपी प्रोड्यूस होता है। जनरेट एनएडीएच फ्रॉम एचएमपी शंट, और इसके अलावा ये क्या करता है, रेड सेल जो होता है वो रिड्यूसिंग पावर जनरेट करता है एनएडीएच की फॉर्म में, और एक और पाथवे से जनरेट करता है जिसे हम कहते हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे शंट। ये दोनों ही ग्लाइकोलिटिक प्रोसेसेस हैं, एक है एम्डन मेयरहोफ पाथवे और दूसरा है एचएमपी शंट। सो रेड सेल में मेटाबॉलिक पाथवेज दो तरह के होते हैं, एक है ग्लाइकोलिटिक, ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग होता है, और ये होता है मेन पाथवे। दूसरा पाथवे होता है एचएमपी शंट, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पेंटोस शंट। इसको हम प्रोटेक्टिव पाथवे भी कहते हैं। इसलिए क्यों कहते हैं प्रोटेक्टिव पाथवे, क्योंकि ये रेड सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा रहा होता है। आगे जाके हम डायग्राम में देखेंगे किस तरह के ऑक्सीडेटिव डैमेज से ये पाथवे जो है रेड सेल को बचाता है। और एचएमपी शंट के थ्रू सिर्फ 10% ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है। सो अब देखेंगे हम ग्लाइकोलिटिक या एम्डन मेयरहोफ पाथवे। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन रेड सेल्स में एक और मैकेनिज्म हो रहा होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन पायरुवेट जाके लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, और ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होता है ये प्रोसेस। और ये क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी नीडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ रेड सेल वॉल्यूम, शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एटीपी हमें किस लिए चाहिए होता है, रेड सेल का वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए, उसकी शेप और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए। और ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस जो है वो एनएडीएच भी जनरेट कर रहा होता है। एनएडीएच क्या करता है, ये रिड्यूसिंग पावर जनरेट करता है। और उसके अलावा एनएडीएच क्या करता है, इसका काम क्या है, एक एंजाइम है मेथ हीमोग्लोबिन रिडक्टेस। मेथ हीमोग्लोबिन रिडक्टेस क्या करता है, हीमोग्लोबिन की एक्टिव फॉर्म बनाता है। तो मेथ हीमोग्लोबिन रिडक्टेस इस एनएडीएच को यूज़ करके मेथ हीमोग्लोबिन यानी कि जो इनएक्टिव फॉर्म होते हैं हीमोग्लोबिन की, उसको हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है। मेथ हीमोग्लोबिन में Fe+3 आयरन फेरिक फॉर्म में होता है। ये जो है ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता, इसलिए इसकी रिडक्शन करवा देता है मेथ हीमोग्लोबिन रिडक्टेस इनटू हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में फेरस फॉर्म होती है, तो ये आयरन को, ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है। सो ल्यूबरिंग रेपोपोर्ट शंट, ये भी जो है वो आरबीसीज में हो रहा होता है, क्योंकि नॉर्मल ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस में ये नहीं होता। तो आरबीसीज में एक साइड पाथवे चल रहा होता है, उसे कहते हैं ल्यूबरिंग रेपोपोर्ट शंट। इसका क्या काम होता है, ये जनरेट करता है 2,3-DPG दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी। क्योंकि हमने जैसे पिछले हमने लेक्चर्स में देखा था, 2,3-DPG जो है जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता तो 2,3-DPG हीमोग्लोबिन के साथ आके कंबाइन कर जाता है, जिससे ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की। तो जब ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होगी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, तो ऑक्सीजन जो है टिश्यूज़ को सप्लाई होगी। तो 2,3-DPG जनरेट होना इसलिए ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज़ के पास जाए। तो इसके अब हम स्टेप्स देखेंगे ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस के, जो कि आरबीसीज में हो रहा होता है।
तो ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और एंजाइम कौन सा होता है, ग्लूकोकाइनेज। काइनेज एंजाइम जहाँ भी आ जाए मतलब वहाँ एटीपी जो है वो यूज़ हो रहा होता है, इसलिए जहाँ भी आपने देखना है कि काइनेज है तो इसका मतलब है वहाँ एटीपी यूज़ हो रहा होगा। तो एटीपी यूज़ हुआ और वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसकी आइसोमर फॉर्म है। और ये किस एंजाइम से होता है कन्वर्ट, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमिरेज। आइसोमर फॉर्म है तो इधर एंजाइम होगा आइसोमिरेज। लेकिन ये तो नॉर्मल ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस है, लेकिन इसमें कौन सा मैकेनिज्म हो रहा होता है, आरबीसीज में ग्लूकोज जो है वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, लेकिन पहले वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एचएमपी शंट में चला जाता है, इस पाथवे में हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे में जाता है। और वहाँ क्या करता है, ये एक एंजाइम होता है G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। इस एंजाइम का काम क्या है ये हम आगे देखेंगे। ये एंजाइम जो है ये NADH को NAD से NADH बनाता है, यानी कि NADH की और रिडक्शन करवाता है। तो NADH जब रिड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, ग्लूटाथायोन की रिड्यूस्ड फॉर्म बनाएगा। तो ग्लूटाथायोन की रिड्यूस्ड फॉर्म क्या करती है, वही तो ग्लूटाथायोन की रिड्यूस्ड फॉर्म आरबीसीज को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाती है, इसलिए हमें एचएमपी शंट जो है वो ज़रूरी है आरबीसीज में। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे जाके कि एचएमपी शंट डिटेल से देखेंगे। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ बाय एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। मैंने बताया था जहाँ भी ये काइनेज आए तो इसका मतलब है एटीपी यूज़ हो रहा है। तो ये देखें एटीपी जो है वो यूज़ हो रहा है और एडीपी में कन्वर्ट हो गया। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट और दूसरा G3P। लेकिन ये जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, और ये किस एंजाइम से, आइसोमेरेज, यानी कि G3P इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें G3P में कन्वर्ट हो सकता है। तो फिर ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। और इस स्टेप में क्या हो रहा है, NAD की रिडक्शन हो रही होती है। रिडक्शन में क्या होता है कि एक H जो है ऐड हो जाता है। इसी तरह G3P भी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में ऐड हो जाता है। इसी तरह इधर एक NAD पॉजिटिव की रिडक्शन हो रही होती है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, किस एंजाइम से, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। इस स्टेप में एटीपी जो है वो यूज़ होने के बजाय इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। और इसी तरह इस तरफ भी एटीपी एक और फॉर्म हो गया। तो इस स्टेप में क्या होता है, आरबीसीज में इस ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस के अलावा एक इधर इस स्टेप में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट और 3 फॉस्फोग्लिसरेट के दरमियान एक और स्टेप हो रहा होता है। इधर बन रहा होता है 2,3 DPG। ये जैसा कि हमने पढ़ा था ये किसको क्या कहते हैं, ल्यूब्रिंग रैपोपोर्ट शंट। ये जो हमने पढ़ा था ये ल्यूब्रिंग रैपोपोर्ट शंट 2,3 DPG जनरेट करता है, जो कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी को कम कर देता है और ऑक्सीजन टिश्यूज़ को सप्लाई होती है। तो ये वही है, इसको कहते हैं ल्यूब्रिंग रैपोपोर्ट शंट। तो नेक्स्ट क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, किस एंजाइम से, फॉस्फोग्लिसरोल म्यूटेस। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है और इस स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। इस स्टेप में क्या एंजाइम यूज़ होता है, इनोलेस। फिर 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, कौन से एंजाइम से, पाइरुवेट काइनेज। लेकिन इस स्टेप में भी एटीपी यूज़ नहीं होता बल्कि एटीपी फॉर्म हो रहा होता है। फिर ये आरबीसीज में प्रोसेस होता है, नॉर्मल ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस तो पाइरुवेट तक चलता है, लेकिन आरबीसीज में क्या होता है, आरबीसीज में ये पाइरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो उनमें एरोबिक प्रोसेस तो हो नहीं सकता, तो इसलिए उनमें एनारोबिक प्रोसेस होता है। एनारोबिक प्रोसेस से पाइरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें NADH जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। NADH ऑक्सीडाइज होकर NAD में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो इधर DAP और G3P तक प्रोसेस था इसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेस या एनर्जी कंज्यूमिंग फेस, क्योंकि इसमें ATP जो है वो यूज़ हो रहा था, इसलिए इसको कहते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेस। लेकिन G3P से आगे पाइरुवेट तक हम इसको कहते हैं पे ऑफ फेस, यानी कि इसमें ATP यूज़ नहीं होता, इसमें ATP की फॉर्मेशन होती है, एनर्जी फॉर्म होती है। तो हमने देखा ये नॉर्मल ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस था, लेकिन आरबीसीज में जो ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस होता है उसमें 3 चेंजेस आती हैं। फर्स्ट स्टेप इधर आके जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एचएमपी शंट के पास जाता है, वहाँ जाके ग्लूटाथायोन की रिडक्शन होती है जो कि आरबीसीज को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। तो पहला स्टेप तो आरबीसीज में इधर से चेंज हो गया। दूसरा,
इस स्टेप पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट और 3 फॉस्फोग्लिसरेट के दरमियान 2,3 DPG बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ल्यूब्रिंग रैपोपोर्ट शंट। ठीक है, फिर थर्ड चेंजिंग आई, पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय एनएरोबिक प्रोसेस और इसमें NADH की ऑक्सीडेशन होती है। यूज़ कितने हो रहे हैं और फॉर्म कितने हो रहे हैं और NADH कितने बन रहे हैं और कितने जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें एक स्टेप इधर ATP यूज़ हो रहा है, एक इधर ATP यूज़ हो रहा है, तो 2 ATP यूज़ हो रहे हैं। और NADH इधर एक NADH फॉर्म हो गया, एक स्टेप पे NADH फॉर्म होगा, तो 2 NADH की फॉर्मेशन हुई है। और ATP की फॉर्मेशन कितनी हुई है, एक इधर ATP की फॉर्मेशन हुई है, एक इधर ATP की फॉर्मेशन हुई है, 2 हो गए, एक ये इधर 3 और 4, यानी कि 4 ATPs की फॉर्मेशन हुई है। ये हम बात करें सिर्फ नॉर्मल ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस की। और ये जो NADH है ये RBCs में क्योंकि ये मैकेनिज्म हो रहा है, तो RBCs का भी हम देखेंगे किस तरह है। तो नॉर्मल ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस में 2 NADH जो है, एक इधर और एक इधर, 2 NADH की फॉर्मेशन हुई है। लेकिन अगर हम RBCs की बात करें तो उसमें 2 NADH की फॉर्मेशन हुई है और 2 NADH जो हैं वो यूज़ हुए हैं। तो हम देखेंगे टोटल ATPs की नेट गेन कितना होता है। जैसे कि हमें पता है 1 NADH इक्वल होता है 2.5 ATPs के, तो 2 NADH क्योंकि टोटल बनते हैं ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस में, तो 2 NADH 5 ATPs के इक्वल होंगे। और ATP टोटल फॉर्म कितने हुए हैं, 4 ATPs। तो ये टोटल कितने बन गए, दो NADH से 5 ATP बन गए और टोटल फॉर्मेशन ATP की 4 हुई थी, तो टोटल ये बन गए 9। लेकिन 2 ATPs कंज्यूम्ड इन फर्स्ट फेज, जैसा कि हमने इधर देखा ये फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस में 2 ATPs यूज़ हो गए थे, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 ATPs का नेट गेन आएगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस। अब हम देखें कि RBCs में क्या हो रहा होता है, क्योंकि RBCs में तो 2 NADH 2 बने थे, लेकिन 2 जो है वो कंज्यूम भी हो गए, तो 2 बने 2 कंज्यूम हो गए, तो कुछ भी नहीं रह गया। तो 2 NADH जो थे वो कंज्यूम हो गए पायरुवेट से लैक्टेट की फॉर्मेशन में। और 2 ATPs जैसा कि ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस में भी हुआ था, 2 ATPs कंज्यूम हो गए थे फर्स्ट स्टेप में। तो इसमें क्या होगा, 2 NADH तो जो है वो कंज्यूम हो गए, तो 2 NADH से जो 5 ATPs बने थे वो भी नहीं बनेंगे। और क्या होगा, जो 2 ATPs कंज्यूम हो गए हैं, इस 4 ATPs में से 2 ATP, जैसे इधर हम लिख के देख लेते हैं, जो 2 NADH से 5 ATPs बनने थे वो भी नहीं बने। टोटल ATPs की फॉर्मेशन हुई थी 4 ATPs, इसमें से भी 2 जो हैं वो यूज़ हो गए, ये तो बने नहीं ना। इस 4 ATPs में से भी 2 यूज़ हो गए, 4 - 2 2, तो टोटल ATPs हमारे पास बने 2 ATP। RBCs में नेट गेन ATP का कितना होता है, 2 ATP।